क्या हेडिंग डाले आज? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है? सुनो, हमने क्या पढ़ा? नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? क्या क्या उपस्थित होता है नाभिक? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और कुछ होता है क्या? नहीं, बस यही दो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है नाभिक में, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। तो जिस बल के साथ, जिस बल के द्वारा या जिस बल के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अर्थात न्यूक्लियस एक दूसरे से क्या रहते हैं? संबंधित रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं या परस्पर संबंध रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। कोई तो फोर्स लगता होगा ना जो दोनों को क्या किया रहेगा? बांधा रहेगा। तो जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल करते हैं। लिख लो। नाभिक के, देखो, नाभिक के न्यूक्लियनों को, नाभिक के न्यूक्लियनों को नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर संबद्ध लिखना, परस्पर संबद्ध रखने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल कहते हैं। हो गया? ध्यान दो। नाभिक के अंदर प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित। ये दोनों एक साथ नाभिक में उपस्थित होते हैं। वो नाभिक में एक छोटा सा स्थान होता है जिसकी कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻15 बताया था ना। इस स्थान पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ क्या रहते हैं? संबंधित रहते हैं, परस्पर रहते हैं। एक लाइन लिखिए इसमें। किसी भी तत्व के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन एक अत्यंत छोटे स्थान, ब्रैकेट में लिख लेना, 10⁻⁻15 कोटि की, 10⁻⁻15 कोटि की, -15 कोटि की
कोटि की हो गया। छोटी का मतलब होता है कोटि में, कोटि की बड़ी का मतलब में एक साथ रहते हैं। ध्यान दो, इसमें गौर करने वाली यही बात होती है कि देखो प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो जब प्रोटॉन धनावेशित होगा तो वो दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा ना, दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो एक चीज ये समझो कि जब ये प्रोटॉन धनावेशित होगा तो वो ऋणावेशित को क्या करता है, आकर्षित करेगा, लेकिन धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। एक चीज और समझो, यहाँ पे ये क्या होगा, जब प्रोटॉन अगर मान लो ये नाभिक हो गया हमारा, प्रोटॉन है और इसमें प्रोटॉन, इसके किनारे किनारे क्या घूमे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉनों के बीच, भाई एक ही प्रोटॉन तो है नहीं, एक से अधिक प्रोटॉन होंगे, दोनों सब एक ही साथ रह रहा है, पॉजिटिव एक साथ रह रहा है, तो उसके बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन तो अनावेशित है, उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रोटॉन इसमें होगा, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। लिख लीजिए इस पॉइंट को, धनावेश के कारण प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। धनावेश के कारण प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, परंतु फिर भी नाभिक विघटित नहीं होता, क्या विघटित नहीं होता। ठीक, साइलेंट करो मोबाइल, बोला हो ना यहाँ पे साइलेंट रखने के लिए, लेकिन साइलेंट की नहीं हो, बस डेटा ऑफ की हो। वाइब्रेट अब सुनो, जब विघटित नहीं होगा तो कोई बल उसके अंदर कार्य कर रहा होगा, वही बल का उत्तरदायी कौन है, मतलब एक साथ रहने का, प्रोटॉनों को एक साथ रखने के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है, नाभिकीय बल। क्या है उसका, नाभिकीय बल। और एक चीज सुनो, जब नाभिकीय बल है तो नाभिकीय बलों के लिए उत्तरदायी जो चीज होती है वो मेसानों को माना जाता है। किसको, मेसान। क्या है ये? ठीक है, ये भी नाम है, नहीं वही लिखना है, लिखिए। अलग इसी में हाँ लिखो, दोनों का जवाब मान लीजिए आप। लिखो, इसके बाद लिखो इसका कारण, उसके बाद लिखना इसका कारण नाभिक के भीतर या अंदर, नाभिक के अंदर विद्यमान नाभिकीय बल, विद्यमान नाभिकीय बल ही है। हो गया। लास्ट लाइन लिखो, नाभिक के बलों, उसके पीछे नाभिक के बलों के लिए
उत्तरदायी अर्थात उत्पत्ति के लिए न्यूक्लियानों के मध्य हो गया के मध्य न्यूक्लियानों के मध्य मेसानो के विनिमय को उत्तरदायी माना जाता है। मेसानो के विनिमय को उत्तरदायी माना जाता है। हो गया। अतः नाभिकीय बल को विनिमय बल भी कहते हैं। नाभिकीय बल को विनिमय बल भी कहते हैं। नाभिकीय बल को विनिमय बल भी कहते हैं। हो गया। अगला हेडिंग डाल लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। रेडियो एक्टिवता देखो, एक महान वैज्ञानिक हमारा हम लोग के लिए क्या है, महाने है, ठीक, जिनका नाम है बेकुरेल भी बोलते हैं, बेकुरल नाम है। क्या नाम है उनका? बेकुरल। ठीक है। वाइल साइलेंट। आते फोन कैसे आ रही है? हेलो। इन लोगों को कंट्रोल किया जाए कि इधर कंट्रोल किया जाए, समझ में नहीं। बाहर ही कर ली जाती है, अगर जिसको चिंता है। आप ही ना कोचिंग के टाइम इधर से उधर कर दिए हैं। कर देंगे हम अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। एक बार बलिया है तो फिर बलिया से बाहर निकल जाए, शाम होते होते। देख छोड़ो, सुनो। नहीं तो बलिया सिटी एक है ना, एक सिटी से हम बाहर रहते हैं ना, सिटी से हम तो बाहर है। देखो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है? बेकुरेल। मतलब फ्रांसीसी वैज्ञानिक कहने का मतलब क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा वैज्ञानिक उधर ही गए हैं। ठीक, बेकुरेल थे जो 1896 69 में तो महात्मा गांधी का जन्म करा दिया। 1896 1896 इन्होंने एक तत्व लिया जिस तत्व का नाम है यूरेनियम। क्या नाम है? और उससे बने कुछ लवण, यूरेनियम तथा कुछ लवण,
को जब अदृश्य किरणों से नहीं को जब देखे, लवण और यूरेनियम को देखे तो उसमें से कुछ किरणें निकल रही थी, अदृश्य किरणें निकल रही थी। अदृश्य किरणें का मतलब वो दिखाई नहीं देगी। कोई प्रयोगशाला बनाए होंगे, है कि नहीं, उसमें देखे होंगे। उन किरणों को बेकुरल ने क्या नाम दिया है? रेडियो एक्टिव वेव्स, रेडियो एक्टिव तरंग। ठीक है, किसके कारण हुआ था? क्या नाम है? यूरेनियम। इसका हम लोग अभी विखंडन भी पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा खतरनाक है यूरेनियम, महंगा धातु है एकदम। यूरेनियम से ही जो नाभिकीय संलयन होता है, एटम बम वगैरह बनता है। हम लोग बनाएंगे, 12th में बनाएंगे थोड़ा बहुत एटम बम, बस कॉपी पर, नॉर्मली थोड़ी बनाएंगे, बस बना ही देंगे। ठीक है, हाँ? नहीं सुनो, सुनो पहले क्या किए थे बेकुरल ने, क्या किया था? जब यूरेनियम और इसके कुछ लवण को देखे थे ये, उस यूरेनियम से कुछ किरणें बाहर निकल रही थी। क्या निकल रही थी? यूरेनियम से कुछ किरणें बाहर निकल रही थी। जिसके पास इतनी क्षमता थी उस किरणों के पास कि अपारदर्शी माध्यम को भी वो क्या कर सकती थी? उसमें होल कर सकती थी, छिद्र कर सकती थी, पार कर सकती थी, और भेदन क्षमता भी रखती थी। दूसरी बात, फोटोग्राफिक जो प्लेट होता है, फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित कर देती थी। जैसे आजकल एक्सरे वगैरह यूज किया जा रहा है ना? एक्सरे, जो एक्सरे क्या है? नाम है एक्स किरणें होती हैं वो, ठीक है? एक्स रेज बोलते हो। एक्सरे कोई वस्तु नहीं है, वो किरण है, रेज है वो, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जाती है और पूरा का पूरा फोटो खींच के बाहर निकाल लेती है। हड्डी की देखे, और हड्डी सब बॉडी, हाँ खून भी जाता है। अब जब किरणें तुम्हारे अंदर से प्रवेश करेंगी तो जाएंगी, चुप पढ़ाई ना पढ़ाइए। चलो उधर जाकर बैठो, तो जाओ कोना में होना। हाँ, तो एकदम बात नहीं करना। बाती कहाँ कर रहे हैं हम लोग? लिखो जी, छोड़ो जाना, लिखो लिखो। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेकुरल ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेकुरल ने फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेकुरल ने 1896 1896 ईस्वी में देखा कि यूरेनियम तथा इसके लवणों से, यूरेनियम तथा इसके लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वयं निकल रही थी, जो अपारदर्शी पदार्थों को भेदने की क्षमता रखती है। यह फोटोग्राफिक प्लेट
को भी प्रभावित करती है। इन किरणों को बेकुरल ने रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल किरणें कहा हो गया। अब सुनो, रेडियो एक्टिविता क्या होती है? ये हम लोग पढ़े हैं रेडियो एक्टिव के बारे में, रेडियो एक्टिविता नहीं पढ़े। रेडियो एक्टिविता क्या होती है ध्यान दें। अगर कोई पदार्थ है, ये क्या है? पदार्थ है, इसमें से स्वयं अपने आप इसमें से अगर किरणें बाहर निकल रही है, इस पदार्थ से किरणें बाहर निकल रही है, इस घटना को हम रेडियो एक्टिविता कहेंगे। इस घटना को क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविता। ठीक है, लिख लो, लिखो, बोले लिखो। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना, उत्सर्जित होते रहने की घटना रेडियो एक्टिविता कहलाती है। रेडियो एक्टिविता कहलाती है तथा उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। हो गया? देखो, ये लिखना नहीं है। दो लोग थे, पति पत्नी। सोचो, पति पत्नी भी वैज्ञानिक। एक का नाम था पियरे क्यूरी और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मैडम क्यूरी। पति का नाम क्या था? पियरे क्यूरी, और पत्नी का नाम क्या था? मैडम क्यूरी। दोनों लोग मिलकर रेडियम की खोज किए थे। जो तुम लोग अपने हैंड में बैंड लगाते हो, नहीं लगाते, लेकिन देखे हैं लोग रेडियम की। वही रेडियम, उसकी खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। इसीलिए 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में उन दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या बात है? किसको किसको? क्या बज रहा है? ठीक है, हेडिंग लिखो। रेडियो एक्टिव विकिरणों के प्रकार
रेडियो एक्टिव विकिरणों के प्रकार एवं प्रकृति एवं प्रकृति चार 20 के आसपास, ठीक है। और थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए, 10 तक कम से कम, ये 11 तक कर लिया जाएगा, 10, 20, 30, हाँ 10 तक। एक प्रयोग है, चलो इसके बारे में लिखते नहीं है, सुन लो, कल हम लोग लिखेंगे, है ना। देखो, प्रकार पता करनी है। वैसे तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और एक गामा किरणें, 3 ही प्रकार की किरणें हैं, ठीक है। लेकिन कैसे पता चला? शीशे की मोटी दीवार, शीशे की मोटी दीवार के बीचों बीच रख दिया गया पदार्थ, वो कैसा पदार्थ हो गया? कैसा पदार्थ था? रेडियो एक्टिव पदार्थ। कैसा था? रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है। अब ये जो पदार्थ रखा गया है, जो पदार्थ रखा गया है, मोटी दीवार, और ये हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है। रेडियो एक्टिव क्या है? पदार्थ। कोई भी पदार्थ हम लोग रख लेते हैं। अब ये तरफ माइनस माइनस माइनस, इधर 2 इलेक्ट्रोड खड़ा कर दिए गए, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस और एक तरफ। जब ये पदार्थ रखा गया है तो इसमें से क्या निकलेगा? जब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो इसमें से क्या उत्सर्जित होगा? रेडियो एक्टिव किरणें बाहर निकलेंगी। रेडियो एक्टिव किरणें अब बाहर दोनों तरफ क्या रखा गया है? इधर धनावेश है और इधर ऋणावेश, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऋणावेशित है और ये पूरा क्या है? और इसमें से पदार्थ जो है, पदार्थ से किरणें क्या हो रही है बाबू? हो गई? बात करो, पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। एग्जाम में भी क्या करेगी वो? मत जानो, तो फिर पूछोगे क्या? कौन पूछा है? तो बोलो ध्यान दो। माइनस के तरफ जो गई है, माइनस के तरफ जो गई है, वो कौन सी माइनस की तरफ जाएगी? धन वाला जाएगी। धनावेशित किधर जाएगा? ऋणावेशित की तरफ। और ऋणावेशित किधर जाएगा? तो जो धनावेशित थी वो ऋणावेशित की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने नाम दे दिया इसका अल्फा किरणें। कौन सी किरणें? अल्फा। इसका मतलब कि अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी है? धनावेशित। और जो धनावेशित की तरफ जा रही थी उन किरणों को नाम दे दिया बीटा किरण। क्या दे दिया? अर्थात बीटा किरणें कैसी होती है? ऋणावेशित। अभी तो वो धनावेशित की तरफ है। कुछ किरणें ऐसी थी जो ना धन की तरफ गई ना ऋण की तरफ गई,
सीधे बाहर निकल गई और इन किरणों को कहा गया गामा किरण। कितना कहा गया? गामा। इसका मतलब क्या है कि रेडियो एक्टिव विकिरणों के प्रकार कितने होते हैं? 3। अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अल्फा किरणें धनावेशित होती है, बीटा किरणें ऋणावेशित होती है, अल्फा किरणें ना ही धनावेशित होती है और ना ही ऋणावेशित होती है। ये वे उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन। लेकिन तीनों के पास विभेदन क्षमता है। रेडियो एक्टिव किरणें क्या है? किसी भी अपारदर्शी पदार्थ को भेदने की क्षमता है, पार कर देगी। तुम्हारे मांस से होकर गुजरेगा तो आर पार हो जाएगा वो, जैसे एक्स किरणें है ना। दूसरा वो एक और होता है टेस्ट जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स, वो भी वही किरणें। अब बताओ, पूरा अंदर तक वो सर्च कर लेता है कि कुछ चीजें नहीं रहे, पत्थर वगैरह कंकड़ नहीं रहे। अगर नॉर्मल मांसपेशियों को भेदने की क्षमता रखते हैं, हड्डी पे जाके वो रुक जाते हैं। हड्डी पे जाके क्या करते हैं? कुछ किरणें हड्डी, जैसे एक्स किरणें, वो हड्डी पे जाके रुक जाते हैं, वही कैप्चर कर लेगा। अगर हड्डी को पार कर ले तब तो वो भी नहीं दिखेगा। दिखता है? हड्डी को अगर क्रॉस कर जाता तो दिखता, हड्डी नहीं दिखता। मांसपेशियों को तुम क्रॉस कर दिया है तो मांसपेशियां तुमको नहीं दिखती है, केवल हड्डियां दिखती हैं। नसें दिखती हैं, वो भी तो कम दिखती हैं, लेकिन हड्डी साफ सुथरा दिखती है एक्स किरण। तो उन्हीं चीजों को देखकर हम लोग उनके गुण का अध्ययन हम लोग कल करेंगे, है ना। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती है? 3। अल्फा किरणें, गामा किरणें और बीटा किरणें। अल्फा किरणें धनावेशित होती है, बीटा किरणें ऋणावेशित होती है और गामा किरणें धनावेशित ना ही ऋणावेशित होती है। बात समझा गई? इसके लिए कल यही एक मतलब है, थोड़ा सा छोटा सा प्रयोग है, उसी के आधार पर हम लोग कल पढ़ेंगे। अल्फा किरणों के गुण भी पढ़ेंगे, बीटा किरणों के गुण भी पढ़ेंगे और गामा किरणों के गुण भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। क्या होगा? दी एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो, चित्र बना लेना है, नोट कर लीजिए।